नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से बातचीत के बाद पुतिन के रुख में बदलाव, यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव, शर्तों को मानने पर ही पुतिन युद्ध रोकने को तैयार। संजय राउत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और सेंट्रल एजेंसियों पर साधा निशाना, कहा ईडी अधिकारी मुंबई में चला रहे वसूली रैकेट। बीजेपी नेता नीतीश राणे का शरद पवार पर जोरदार हमला, नवाब के इस्तीफे को लेकर कहा नवाब मलिक मुस्लिम है इसीलिए इस्तीफा नहीं। ममता बनर्जी ने विधानसभा में हुए हंगामे पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी दंगाबाज और भ्रष्ट पार्टी, 2024 में बीजेपी को हटाने की तैयारी में जुटी ममता। कश्मीरी पंडितों की कहानी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हो रहा जमकर विरोध, कपिल शर्मा पर लगे गंभीर आरोप, प्रमोट करने से किया इनकार। सबसे पहले बात पीएम मोदी की पुतिन से बातचीत पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। पुतिन को पीएम मोदी ने जेलेंस्की के साथ सीधे बातचीत करने का सुझाव दिया था और युद्ध को खत्म किया जाए ऐसी अपील की थी। पीएम मोदी ने पुतिन से कल 50 मिनट तक बातचीत की, जिसका असर पुतिन पर होता दिख रहा है, यानी कि पुतिन यूक्रेन पर हमले बंद करने के लिए शांति प्रस्ताव देने को तैयार हो गए, लेकिन जेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रखती हैं। यूक्रेन की सरकार के इन शर्तों को मानने पर ही पुतिन शांति के लिए तैयार होंगे, यानी कि पुतिन तैयार तो हुए लेकिन शर्तों के साथ। अब यूक्रेन इन शर्तों को मानेगा तो ही शांति का रास्ता खुल सकता है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की बातों का पुतिन पर असर तो होता दिख रहा है, लेकिन शर्तों के साथ पुतिन मानेंगे? देखिए, जब आप युद्ध में होते हैं तो कोई भी सेटलमेंट होता है तो उसके लिए समझौता करना होता है। समझौता दोनों साइड से करना होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी खबर हमारे लिए तो यही है कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल क्राइसिस में अपनी कोई भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट तक पुतिन से बातचीत की, हिंदुस्तानियों को कैसे वहाँ से निकाला जाए, साथ ही साथ इस पूरे मसले का सलूशन क्या निकले। तो प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी सीधी बातचीत करनी चाहिए, जिससे पुतिन एग्री तो कर गए। वहाँ तक भी वो एग्री कर गए कि भाई मैं पीसफुल इसका सल्यूशन चाहता हूँ, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अब जो खबर यूक्रेन के पास से आ रही है जी, कि जो जेलेंस्की साहब हैं उनके भी रुख में थोड़ा बदलाव आया है। शर्तें क्या है? शर्त बहुत ही सिंपल सा है कि जितनी भी जो नाटो का जो वहाँ पे इंटरेस्ट है जी, वो वहां से बाहर जाए। नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं हो, ये लिखित आश्वासन दे दे। जितने भी वेपन्स वगैरह जो वहां पे डाले गए हैं यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, वो वहां से वापस जाए और फिर वो कभी मिलिटराइज ना हो, इस तरह के शर्त रखी जा रही है। दिक्कत क्या है? एक सॉवरन कंट्री है, उसके अधिकार को स्कटल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी दिक्कत रूस की ये है कि वो नहीं चाहता कि जो नाटो के जो फोर्सेस हों वो उनके बॉर्डर पे आए। पुतिन की जो स्ट्रेटजी है वो यूक्रेन को, बेलारूस को, लैटविया को, एस्टोनिया को, ये तमाम जो बॉर्डर पे जो देश हैं, इन देशों को वो एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा। अब अगर वहाँ पे नाटो इंटर करती है तो ये दिक्कत रूस की, वो अपने हिसाब से वो सही भी है। युद्ध में खतरा ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। अब क्राइसिस तो है, सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। शर्तें इतनी कड़ी हैं कि यूक्रेन को मानना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अच्छी खबर यही है कि जेलेंस्की के जो रुख में
कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच लगातार घमासान जारी है तो वहीं महाराष्ट्र में भी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी और सेंट्रल एजेंसियों को घेरा गया। कुछ दिनों पहले संजय राउत ने जब शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने बीजेपी नेताओं पर और केंद्रीय एजेंसियों पर ही निशाना साधा था और आज एक बार फिर बौखलाए संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा कि बीएमसी के चुनाव नहीं होते हैं तब तक इनकम टैक्स विभाग मुंबई के हर वार्ड में इसी तरह से रेड करेगी। सवाल यह भी है कि सिर्फ महाराष्ट्र और महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या देश के दूसरे राज्यों में सेंट्रल एजेंसियों के पास काम खत्म हो गया है? डॉक्टर साहब, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से उन्होंने ईडी पर निशाना साधा है, वसूली रैकेट चलाने वाला करार दिया है। देखिए, जो आरोप आज उन्होंने लगाए उन आरोपों में कुछ तथ्य भी है, दम भी नजर आ रहा है। और जो इसमें जो खबर सामने आ रही है वो ये कि शिवसेना की जो वहाँ पे अघाड़ी सरकार है उन लोगों ने ईडी के 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है और संजय राउत ताल ठोक के कह रहे हैं कि आगे कुछ घंटों के बाद ईडी के 4 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोप उनके ऊपर क्या है? आरोप उनके ऊपर है कि आप बड़े बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करते हैं और उसके बाद आप उनसे पैसे लेते हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं। कई सारे कंपनियों का नाम उन्होंने दिया है, अकाउंट नंबर दिए हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें वो साक्ष्य के रूप में सामने रख रहे हैं तो इन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। और अगर इन लोगों ने जांच के नाम पे उगाही का काम किया है तो इन अधिकारियों के साथ किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। इन अधिकारियों को बाकायदा इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खासियत रही संजय राउत की, उन्होंने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के ऊपर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया ये सीरियल कंप्लेनेंट है, इनकी आदत में है कागज़ निकालना, सबूत देना और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को ब्लैकमेल करना। और उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से बाधवान को, राकेश बाधवान के खिलाफ ये एक 63 एकड़ ज़मीन जो एयरपोर्ट की थी उसको हड़पने का मसला वो उठाते रहे। 2015 में उन्होंने उठाया और 2016 में वो अचानक से चुप हो गए। अब संजय राउत का ये दावा है कि 2016 के बाद ये इसलिए चुप हो गए क्योंकि 31 दिसंबर 2016 को नील सोमैया मतलब किरीट सोमैया के बेटे ने बाधवान से डील की और एक कंपनी के साथ मिलकर उसके डेवलपमेंट का, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसका वो ठेका ले लिया। उनके साथ वो मिल के काम करने लगे और जैसे ही उनके बेटे को ये सब चीज़ें मिली, ये अथॉरिटी उनके पास आ गई, उसके बाद से बाधवान के खिलाफ किरीट सोमैया ने कोई भी आरोप लगाना बंद कर दिया। तो ये कई सारे आरोप लगाए गए हैं, ये बात सही है। ईडी का भी एक्शन हो रहा है तो काउंटर रिएक्शन भी होगा। और अब देखना ये है कि इन आरोपों में कितना दम है और इसके जवाब में ईडी के अधिकारी और किरीट सोमैया क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, नवाब मलिक के जेल जाने के बाद अघाड़ी बौखला रही है तो वहीं और बौखलाहट को बढ़ाते हुए दूसरी तरफ नीतीश राणे ने शरद पवार पर निशाना साधा है। नीतीश राणे ने अनिल देशमुख मामले और नवाब मलिक मामले की तुलना की और पवार की आलोचना की है। राणे ने यह सवाल किया कि 2 अलग अलग मंत्रियों को लेकर 2 अलग अलग फैसले क्यों हैं? क्या अनिल देशमुख हिंदू हैं इसीलिए उनका तुरंत इस्तीफा लिया गया क्योंकि वो मराठा हैं, पर नवाब मलिक से उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम कार्यकर्ता हैं? दाऊद से रिश्ते रखने और जमीन खरीदने के बाद भी पवार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से विधानसभा के बाहर बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और अघाड़ी पर जूं तक नहीं रेंग रही है, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर साहब, नीतीश राणे ने जो सवाल उठाए हैं शरद पवार से, वो उनमें कितना दम है और अब इस्तीफा होगा इस आरोप के बाद? देखिए, आज शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। किसकी? तो नवाब मलिक की। नवाब मलिक हाईकोर्ट में रिट पिटिशन उन्होंने डाला है ये कहते हुए कि ये जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जो उनको पकड़ा गया है,
ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इस केस को खारिज किया जाए। कल भी सुनवाई हुई थी, जज साहब ने उतना सीरियसली नहीं लिया, कहा कि भाई वक्त नहीं है। आज फिर सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं आया, फिर कल के लिए टाल दिया गया है। और ये लग रहा है कि चूंकि नवाब मलिक के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप है, एक ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क के साथ उनके रिश्ते और उनको फंडिंग करने का आरोप है, तो जिस तरीके से अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं अर्थर रोड में, उसी हिसाब से नवाब मलिक को भी लंबा रुकना पड़ेगा, ये तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और यही उसका नतीजा है कि जब चारों तरफ से मसला फंसा हुआ दिख रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है, अब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, तो संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाबी हमला किया। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट नारायण राणे के बेटे ने उठाया, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एक मंत्री जेल जाता है उसका इस्तीफा हो जाता है, दूसरा मंत्री जेल जाता है उसका इस्तीफा नहीं होता है, तो ये सवाल पूछना बिल्कुल ही लाजमी है। और राजनीतिक दल का काम भी है सवाल पूछना कि भाई अनिल देशमुख हिंदू थे, वो मराठी हैं, इस वजह से आपने फौरन उसका इस्तीफा ले लिया। उनको कहा भाई तुम जेल जाओ, तुम्हारी कुर्सी भी गई, चारों तरफ से वो अकेला फंस गए, अब उनको उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई नाम भी नहीं ले रहा अनिल देशमुख का। लेकिन नवाब मलिक भी जेल जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा संगीन आरोपों में, लेकिन उसका इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा। तो ये तो पूछा ही जाएगा भाई, जो आप हर जगह मुस्लिम कार्ड निकाल के खेल देते हो कि भाई मुसलमान है इसलिए सट्टेबाजी में उसका नाम आ गया, ये मुसलमान है इसलिए उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, ये मंत्री मुसलमान है इसलिए उसको दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है, तो सवाल तो बिल्कुल ये लाजमी है कि हिंदू मंत्री जेल गया, उसका इस्तीफा हो गया और नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या इस वजह से कि सबकी नज़र मुस्लिम वोटों के ऊपर है? तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं काम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करती दिख रही हैं। काशी में हुए अपमान का बदला ममता बनर्जी बंगाल में ले रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विधायकों ने जमकर हंगामा काटा, जिस वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना उद्घाटन अभिभाषण नहीं दे पाए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाबाज और भ्रष्ट पार्टी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संकट पैदा करना चाहती है। बीजेपी को हटाने के लिए 2024 के आम चुनावों की तैयारी करनी होगी। ममता बनर्जी ने सब कुछ राज्य समिति की बैठक के दौरान कहा है। डॉक्टर साहब, ये बंगाल में हो क्या रहा है? बंगाल में जो कुछ हो रहा है बहुत ही चिंताजनक हो रहा है, और जब से ममता बनर्जी ने वहां पे कमान संभाला है तब से चिंताजनक सिग्नल्स वहां से आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, तृणमूल की जो राजनीति है वो एक वायरस है, जितना वो फैलेगा पूरे हिंदुस्तान को वो रोग लगेगा। क्या है ये रोग? और अच्छा क्या आपने इस खबर को उठाया, ये कोई आम बवाल नहीं है। हर विधानसभा में बवाल मचता है, अपोनेंट पार्टियां आपस में उसके विधायक हंगामा काटते हैं, लेकिन यहां क्या हुआ? यहां राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं दे सके। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में राज्यपाल को भाषण देने नहीं दिया गया। केरल में क्या हो रहा? गवर्नर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा? वहां गवर्नर एक बयान देते हैं, उससे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है छुटभैया नेता और गवर्नर की कुर्सी के ऊपर छींटे फेंक देता है। हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर क्रम्बल कर जाएगा अगर इस तरीके से गवर्नर की बेअदबी होती है। तो ये चुन चुन के जो चुनाव में मोदी को नहीं हरा सकते, वो इस देश को तोड़ने में लग गए हैं। और केंद्र की सरकार है जो कोई एक्शन नहीं ले रही। दंगा भड़क जाता है, वहां रेप होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रम्बल कर जाता है, लूट खसोट मचा हुआ है चारों तरफ, केंद्र सरकार सोई हुई रहती है। चुनाव के बाद बंगाल में क्या क्या कुकर्म नहीं हुआ, मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुनवाई भी नहीं हो रही। जज साहबों को फिल्म रिलीज होनी है नहीं होनी है, कौन एक्टर, कौन कमिश्नर,
कौन टीवी एंकर, उसके सारे केसेस जो है वो तुरंत सुनवाई हो जाती है। यहां हजारों हिंदू महिलाओं के रेप का मसला है, हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया, वो हाईकोर्ट वो जांच चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज एन डेलिबरेट अटेम्प्ट कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये विपक्ष की पार्टियां वो उसको खराब करने में जुटी हुई है। और ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि जो संविधान में जो प्रोटोकॉल है, संविधान में जिस तरीके से राज्य सरकारों को दायित्व दिया गया है, उससे कोई इधर उधर करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी ये संविधान भी बचेगा, तभी ये देश बचेगा। जी डॉक्टर साहब, यानी कि राजनीति में तो अक्सर घमासान देखने को मिलता है, लेकिन किसी फिल्म को प्रमोट न करने और उसे रिलीज न होने देने के लिए बॉलीवुड गैंग तो एक्टिव है ही। इस बार कट्टरपंथियों ने भी कश्मीरी पंडितों के दर्द के ऊपर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को निशाने पर ले लिया है, जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। और फिल्म प्रमोशन के लिए कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी साफ तौर पर यह कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसीलिए प्रमोट नहीं कर सकते। ये आरोप खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लगाए हैं, जबकि फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे मजे हुए स्टार्स हैं। लेकिन फिल्म के प्रमोशन से इनकार करके कपिल शर्मा ट्रोल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्यों इस फिल्म को इतना विरोध झेलना पड़ रहा है, और जिस तरह से कपिल शर्मा साथ दे रहे हैं, क्या वो कट्टरपंथियों की तरफ चले गए हैं? देखिए, सच की एक क्वालिटी है, सच हमेशा नंगा होता है, बर्दाश्त करने की शक्ति लोगों में नहीं होती। कपिल शर्मा है, इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कौन है? सलमान खान। कौन है ये लोग? ये तमाशा करने वाले लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा पोषित, ये दलाल मीडिया के द्वारा सुपर हीरो बनाए गए लोग। ये लोग कह रहे हैं भाई कश्मीर फाइल्स को रिलीज नहीं होने देंगे, हाईकोर्ट में चले गए ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। क्यों? अरे ये तो सच बता देगा। सच क्या है? आजाद हिंदुस्तान का सबसे काला सच ये है कि कश्मीर की वादियों से हिंदुओं को मार मार के निकाला गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके घर को लूट लिया गया। मस्जिद से घोषणा होती थी कि हिंदुओं आदर इस्लाम को कबूल कर लो, अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ दो या फिर मर जाओ। यही हकीकत इस फिल्म में दिखाई जा रही है। तो उसको ये बॉलीवुड के थर्ड ग्रेड के लोग कैसे प्रमोट करेंगे? प्रमोशन क्या होगा? वो होगा जिसमें कश्मीर बहुत ही सुहावना है, कश्मीर में आर्मी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कश्मीर के लोग तो अच्छे हैं लेकिन हिंदुस्तान की जो सरकार वहां पे लोगों के साथ अन्याय कर रही है, उसके ऊपर फिल्म जब बनती है तब ये थर्ड क्लास कॉमेडियंस उसका प्रचार करेंगे। और जो हकीकत बयां करेगा तो किसी भी तरीके से इस फिल्म को रोक दिया जाए, प्रचार प्रसार ना होने दिया जाए, तो यही हकीकत है। ये मैं बार बार कहता हूं, बॉलीवुड सरांध है, जिस दरवाजे को आप खोलेंगे बदबू मारेगा। यही बदबू है जो इस तरह की फिल्मों को रोकने के पीछे पड़ी हुई है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि एक बार फिर से ये गैंग एक्टिव हो गया है सच को छुपाने के लिए। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।